बहुत पहले की बात है। शिवनगर में श्याम अपनी पत्नी गौरी के साथ रहा करता था। उसके पास 2 एकड़ जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता था। गांव में सभी लोगों का जीवन खेती पर ही निर्भर था। उस गांव के सभी लोग किसानी ही किया करते थे। गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक दूसरे गांव का आदमी वहां आता है। उसे देखकर एक आदमी पूछता है, माफ करना भाई, लेकिन तुम कौन हो? इस गांव के तो नहीं लगते। हाँ भाई, मैं तुम्हारे बगल का ही गांव शांतिपुर, वही का रहने वाला हूँ। दरअसल मैं इस गांव में बीज लेने आया हूँ। तुम्हारे ही गांव में लालचंद नाम का एक व्यापारी है ना? पिछली बार मैं उसके पास से ही बीज लेकर गया था। मुझे इतनी अच्छी फसल आई जितनी अच्छी फसल पूरे गांव में किसी की नहीं थी। मुझे पहली बार इतनी बढ़िया और इतनी ज़्यादा फसल आई है। और फसल के दाम भी बहुत अच्छे मिले, क्योंकि मेरी फसल बहुत ऊंचे दर्जे की थी। क्या कह रहे हो भाई? तुम सच कह रहे हो? हमें तो पता ही नहीं था। हमारे गांव में बीज बेचने वाला व्यापारी है और पड़ोस के गांव वाले उससे बीज भी लेते हैं, और हमें इस गांव में होकर भी इस बात का पता नहीं चला। अगर हमें पहले पता चल जाता तो हम भी उससे ही बीज खरीदने ना कि शहर जाकर बीज लाते, तो हमारे भी फसल बहुत अच्छी आती। अरे क्या बात कर रहे हो? इस गांव में रहकर तुम्हें नहीं पता? अरे तुम एक बार लेकर तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। मैं भी आज तक बाजार वाले बीज ही खेत में डालता था, लेकिन पहली बार मैंने लालचंद जी से बीज खरीदे और सचमुच इस साल बहुत अच्छी फसल आई है। धन्यवाद भाई। इस बार हम लालचंद जी से ही बीज खरीदेंगे। वह आदमी वहां से चला जाता है। पूरे गांव में इस बात की चर्चा हो जाती है। सारे किसान लालचंद के यहाँ बीज खरीदने जाते हैं। इधर श्याम अपनी पत्नी गौरी से कहता है, गौरी, इस बार गांव के सारे लोग इस बार लालचंद जी से बीज खरीद रहे हैं। सारे लोग कह रहे थे कि लालचंद जी के पास जो बीज है वह बहुत अच्छे हैं, उससे बहुत बढ़िया फसल आती है। लेकिन हमें बीज खरीदने की क्या जरूरत है? पिछली बार के बीज तो हमारे पास पड़े हैं, हम वहीं इस बार इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे भी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम नए बीज खरीद कर लें, और ज़रूरत भी क्या है, हमारे घर में बीज पड़े हैं, हम उससे ही बुवाई कर देंगे। हाँ गौरी, मैं जानता हूँ कि पिछले साल के बीज पड़े हुए हैं, लेकिन गौरी तुम ही सोचो, हमें हर बार फसल कितनी कम आती है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस बार लालचंद जी के पास से बीज लेकर बुवाई कर दी जाए। शायद इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी आए और अच्छा मुनाफा हो जाए। आपकी बात सही है, लेकिन हमारे पास थोड़े ही पैसे बचे हैं जो बुरे समय के लिए रखे हैं। अगर वह भी हम बीज खरीदने में लगा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम लालच के मारे उन पैसों से बीज खरीद लेंगे, और क्या पता अगर फसल अच्छी ना निकले तो? इससे अच्छा हम अपने बीज ही खेत में डालेंगे। गांव वाले उससे खरीद रहे हैं तो खरीदने दीजिए, उनके पास पैसे होंगे, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और वैसे भी मैंने गांव की औरतों से सुना था कि लालचंद वह बीज बहुत महंगे बेच रहा है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम इतने महंगे बीज लालचंद से खरीदें। हाँ गौरी, ये बात तो सच है कि बीज काफ़ी महंगे हैं। ये मैंने भी सुना है, और होंगे भी क्यों ना, उन बीजों से फसल जो इतनी अच्छी आती है। शायद इसीलिए लालचंद ने बीजों के दाम बढ़ा दिए। वह कुछ भी हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हम लालचंद से कोई बीज नहीं खरीदेंगे। जो नसीब में होगा वह होगा। हमें जितनी भी फसल आती है, ऊपर वाले की कृपा से हमारा घर तो चल जाता है ना। ज़्यादा लालच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमें ऐसे ही बहुत अच्छी फसल आ जाएगी। ठीक है गौरी, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। हम हमारे पास जो बीज है वही बोएंगे। सारे गांव वाले लालचंद से बीज लेकर बुवाई कर देते हैं। लालचंद उस दूसरे गांव के आदमी से कहता है, बहुत अच्छे, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है।
सारे गांव वालों ने मुझसे ही बीज खरीदे हैं। तुमने उन्हें अपनी बातों के जाल में बहुत अच्छी तरह फंसाया है। तुम्हें इस बात का इनाम जरूर मिलेगा। लेकिन सेठ जी, गांव वालों को तो फसल होने से रही, फिर क्या होगा? वो तो आपको दोष देंगे। इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझ पर उंगली उठा सके। अगर उठाई भी तो मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मुझे बीज के अच्छे दाम तो मिल ही चुके हैं। मैं उन्हें कुछ ना कुछ कहकर यहाँ से भगा दूंगा। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम उसकी फिक्र मत करो। और इधर श्याम अपने खेत में पुराने बीज डालता है। देखते ही देखते महीना बीत जाते हैं। इस साल गांव वालों को बिल्कुल ना के बराबर फसल आती है। गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे, यह कैसे हो गया? इतनी घटिया फसल तो हमें आज तक कभी नहीं हुई। जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है हमने जो लालचंद से बीज लिए थे उसमें ही कुछ गड़बड़ रही होगी, वरना पूरे गांव वालों की फसल इतनी घटिया कैसे हो सकती है? हाँ हरिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम में से किसी की भी फसल अच्छी नहीं आई है। इस साल तो हम बर्बाद हो गए। हमने बीजों के लिए कितना खर्च किया। अरे मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। मैंने तो कर्जा लेकर बीज खरीदे थे। सोचा इस साल बहुत अच्छी फसल आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। यह सब उस लालचंद की वजह से हुआ है। उसने हमें धोखा दिया है। चलो भाइयों, उसके पास अभी उसे देखते हैं। सारे लोग मिलकर लालचंद के घर जाते हैं। लालचंद लोगों को देखकर डर जाता है और बोलता है, अरे तुम सब लोग यहाँ, क्या बात है? क्यों लालचंद, तुझे नहीं पता? धोखेबाज कहीं का। तुम्हारी वजह से हम में से किसी की भी फसल अच्छी नहीं आई है। हमारी सारी लागत बर्बाद हो गई। इसके जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि हम सभी ने तुमसे बीज खरीदे थे। हमें हमारे बीज के पैसे अभी के अभी वापस चाहिए। तुम लोग बेवकूफ हो गए हो क्या? तुम लोगों की फसल नहीं आई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और हाँ, खबरदार अगर मेरे बीज के बारे में कुछ भी कहा। मेरे बीज बहुत अच्छे थे। पड़ोसी गांव वालों को तो इससे बहुत फायदा हो रहा है। तुम लोगों को नहीं हो रहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शायद तुम्हारे नसीब में अच्छी फसल है ही नहीं, और नसीब ही खराब है। उसका दोष तुम मेरे सर पर क्यों मढ़ रहे हो? कोई पैसे नहीं मिलेंगे। मैं उन पैसों के बदले तुम्हें बीज दिए, और वह बीज कोई फोकट में नहीं आते। मैंने वो बीज पैसे देकर खरीद कर लाए थे। तुम लोगों की वजह से मैं नुकसान क्यों उठाऊं? लालचंद, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें हम सबके बद्दुआ लगेगी। हम सबकी बद्दुआ लेकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। लालचंद गांव वालों की एक नहीं सुनता और उन्हें ही डांट फटकार कर वहां से भगा देता है। इधर श्याम अपने खेत को देखता है तो खुशी के मारे झूम उठता है। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे ज्यादा अच्छी होती है। श्याम घर जाकर गौरी से कहता है, गौरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस साल हमें बहुत अच्छी फसल हुई है। इतनी फसल तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गौरी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा हुआ उस दिन मैं तुम्हारी बात मान ली और हमारे पास जो बीज थे वही खेत में बोए थे, वरना हमें इतनी अच्छी फसल नहीं होती। गौरी, तुम जानती हो गांव में सभी लोगों की फसल खराब हो चुकी है। हाँ, मैंने गांव वालों से सुना है। पूरे गांव में किसी की भी फसल नहीं आई है। सारे लोगों की फसल खराब हो गई। मुझे लगता है ये सब उस लालचंद के बीज की वजह से हुआ है, क्योंकि इस बार सारे गांव वालों ने लालचंद से बीज खरीदे थे। हाँ गौरी, उसी की वजह से हुआ है। अच्छा हुआ मैंने वह बीज नहीं खरीदे, वरना हमारे पास जो पैसे बचे थे वह भी चले जाते, और तो और इतना बड़ा नुकसान हो जाता। इस साल फसल भी नहीं आती। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। सचमुच गौरी, फसल बहुत अच्छी है और मुझे लगता है उसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। सुनिए जी, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। आपको ठगपुर नाम का गांव तो पता है ना?
जहां आपके एक दूर के चाचा रहते हैं। मैंने सुना है उस गांव में गेहूं बहुत ऊंचे दाम में मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ गेहूं बेचेंगे तो हमें कम मुनाफा होगा, लेकिन अगर आप सारा गेहूं वहाँ जाकर बेचोगे तो हमें 4 गुना पैसे मिलेंगे। मैं सोच रही थी इस बार आप वहाँ जाकर हमारी फसल बेच आइए। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। वहाँ मोहन चाचा भी रहते हैं, तो मेरे रहने का भी इंतजाम हो जाएगा। 1-2 दिन में सौदा करके वापस आ जाऊंगा। और मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, आपको तो पता है कि वह गांव बहुत अजीब है। वहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, तो वहाँ ज़रा संभल कर रहना। वहाँ चोर और चक्के रहते हैं। किसी से ज़्यादा बात मत करना, बस अपना काम कर लेना और वहाँ से निकल आना। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। वह गांव थोड़ा अजीब है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मोहन चाचा है ना, वह सब संभाल लेंगे। उनके वहाँ पर बहुत जान पहचान है। वह मेरा काम कर देंगे और जैसे ही काम हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। और मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल अनाज यहीं रहने दो। जैसे ही सौदा पक्का होगा उसके बाद ही अनाज लेकर जाऊंगा। मैं अभी अकेले ही जाकर आता हूँ और अनाज का सौदा पक्का करके आता हूँ। ये बिल्कुल सही रहेगा। आप कल सुबह ही चले जाना। फिर दूसरे दिन शाम ठगपुर के लिए निकल पड़ता है और ठगपुर गांव के बाहर ही उसे एक छगन नाम का आदमी मिलता है। बोलता है, अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो? इस गांव के तो नहीं लग रहे। तुम्हें पहली बार देखा है। तो शाम उसे सारी बातें बताता है कि वह इस गांव में फसल बेचने आया है। अरे तुम इतनी दूर से फसल बेचने आए हो? तुम बेवकूफ हो क्या? और तुम्हें किसने बता दिया कि यहाँ गेहूं के ऊंचे दाम मिल रहे हैं? अरे यहाँ के लोगों के तो घर घर में गेहूं ही गेहूं भरा पड़ा है, तो वह लोग तुम्हें ऊंचे दाम क्यों देंगे? और भला तुमसे गेहूं क्यों को खरीदेंगे? लगता है तुम्हें किसी ने गलत जानकारी दी है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तुमसे कोई गेहूं नहीं खरीदेगा। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? मैंने तो सुना था कि गांव में अकाल पड़ा है और उसकी वजह से गांव में किसी के पास गेहूं भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इस गांव में गेहूं बेचूंगा तो मुझे बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरा तो आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। शायद तुम्हें किसी ने गलत बात बता दी है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब तुम इतनी दूर से हमारे गांव में आए हो तो मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हारे पास से गेहूं खरीदने के लिए तैयार हूं। अगर तुम बेचना चाहो तो मुझे बेच सकते हो। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे गेहूं के वजन के बराबर कोई चीज दे दूंगा। तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मेरे गेहूं खरीदने के लिए तैयार हो? हाँ, बिल्कुल तैयार हूं। अब तुम इतनी दूर से सौदा करने आए हो। वैसे भी मेरे पास थोड़े कम गेहूं बचे थे, मैं खरीदने जा ही रहा था। उससे अच्छा तुमसे ही खरीद लेता हूं। सौदा तो अच्छा है। गेहूं के वजन के बराबर कोई ऐसी चीज ले लूंगा जिसकी मुझे जरूरत हो। ठीक है, मैं सोचकर बताता हूं कि मुझे कौन सी चीज चाहिए और मैं तुम्हें सारा अनाज बेचने के लिए तैयार हूं। मैं अभी साथ में लेकर नहीं आया हूं। मैं 2 दिन बाद यहाँ अनाज लेकर आऊंगा। छगन मन ही मन सोचता है, ये तो मेरे बातों में आ गया। अच्छा बकरा मिला है और बहुत अच्छा सौदा है। इससे गेहूं लेकर उसे कहीं गुना दाम में बेचूंगा। लेकिन यह तो अनाज साथ में लेकर नहीं आया। अगर इसने कहीं पलटी मार दी तो, ये कहीं अपनी बात से मुकर गया तो? एक काम करता हूं, इससे लिखित सौदा कर लेता हूं ताकि यह अपने बात से मुकर ना जाए। क्योंकि अगर इसे यहाँ किसी से भी पता चला कि गेहूं के बहुत ऊंचे दाम मिल रहे हैं तो यह गेहूं मुझे बेचने से मना कर देगा। अरे भाई सुनो, मुझे लगता है हमें इस बात का लिखित सौदा कर लेना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। अगर लिखित सौदा हो गया तो न तुम मुकर पाओगे न मैं। वैसे भी हम दोनों को मिले हुए कितना समय हुआ है। किसी पर भी ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर लिखित सौदा हो गया तो सही रहेगा। तुम क्या कहते हो?
हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे मंजूर है, हम इस बात का लिखित सौदा कर लेते हैं। छगन श्याम से लिखित सौदा करता है और उस पर श्याम के हस्ताक्षर ले लेता है और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। ठीक है भाई, तुम 2 दिन बाद सारा अनाज लेकर यहाँ आ जाना। अब मैं चलता हूँ। छगन वहां से चला जाता है। श्याम सोचता है, चाचा के घर जाने से पहले ही मेरा काम हो गया। एक काम करता हूँ, चाचा से मिल लेता हूँ और फिर अपने गांव के लिए निकल पड़ता हूँ। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं रहा। वैसे भी सौदा तो हो चुका है। और श्याम मोहन चाचा के घर जाने के लिए निकल पड़ता है तो रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है और उसे बोलता है, अरे सुनो, क्या तुम मेरी अक्ल लेकर आए? तुम बेवकूफ हो क्या? और कौन हो तुम? और भला मैं तुम्हारी अक्ल क्यों लाऊंगा? झूठ मत बोलो, मेरी अकल तुम्हारे पास है। तुम आज लाने वाले थे। लाओ मेरे अकल दो मुझे। जब से तुमने मेरी अकल ली है मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूँ और बिना अकल के रह रहा हूँ। मेरी अकल मुझे वापस करो। ये सब सुनकर श्याम का सर चकरा जाता है और वह बोलता है, अरे भाई, तुम क्या सचमुच पागल हो क्या? भला कोई किसी की अकल कैसे ले सकता है? मैं तो पहली बार इस गांव में आया हूँ। मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पहले मेरी अकल मुझे वापस करो और जब तक तुम मुझे मेरी अकल नहीं देते तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐसा बोलकर वह आदमी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। देखो भाइयों, इसने मेरी अकल ली थी और आज लौटाने का वादा किया था, पर अब लौटाने से इनकार कर रहा है। गांव का एक आदमी बोलता है, अरे यह तो वही आदमी है, इसने मेरा लोहे का कुर्ता लिया था। ए लड़के, तू वही है ना? चल मेरा लोहे का कुर्ता वापस कर जो तूने लिया था। अब तुम कौन हो और यह क्या नई मुसीबत है? यह पागल कम था जो अब तुम भी आ गए। मैंने कब तुमसे तुम्हारा लोहे का कुर्ता लिया? तुम दोनों की दोनों पागल हो गए हो क्या? या फिर ये पूरा गांव ही पागल है? कैसी उलटी सीधी बातें कर रहे हो? कभी लोहे का कुर्ता भी हो सकता है भला? और कोई किसी की अकल कैसे ले सकता है? तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? या फिर तुम दोनों ही बेवकूफ़ हो? चलो मेरा रास्ता छोड़ो और अब मुझे यहाँ से जाने दो। हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। तुम पहले हमारी चीज हमें वापस दो या फिर तुम्हें हमारी चीजों की रकम देनी होगी। ये क्या बात हुई? जब मैंने तुम दोनों की कोई चीज़ ली ही नहीं तो कैसी रकम? मैं भला इसके लिए तुम्हें पैसे क्यों दूं? मैंने तुमसे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं ली है। अरे मैं तो तुम दोनों को जानता तक नहीं। मैं पहली बार इस गांव में आया हूँ। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। गांव वालों, देखो यह झूठ बोल रहा है। इसने मेरी अक्ल और इस भाई साहब का लोहे का कुर्ता लिया है, अब देने से साफ मुकर रहा है। गांव वाले भी उनकी बात का समर्थन करते हैं और श्याम को चीज लौटाने के लिए कहते हैं। अरे तुम सभी के सभी लोग पागल हो क्या? जब मैंने इन दोनों की कोई चीज़ ली ही नहीं तो कहाँ से लौट आऊँगा? मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। मुझे यहाँ से जाना है। मुझे जाने दो। ऐसे कैसे? हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। गांव वालों, मारो इसे। श्याम बहुत घबरा जाता है। तभी वहां पर मोहन चाचा आ जाते हैं और लोगों से कहते हैं, अरे रुको रुको, इसे मत मारो। यह मेरा भतीजा है। आखिर इसने किया क्या है जो तुम सभी लोग इसे मारने के लिए दौड़ रहे हो? चाचा जी, इसने मेरी अकल चुराई है। अब यह देने से मना कर रहा है और तो और इसने जग्गू का लोहे का कुर्ता भी चुराया है, वह भी देने से मना कर रहा है। हमें हमारी चीज वापस चाहिए वरना हम इसे नहीं छोड़ेंगे। आप इसे कहिए या तो हमारी चीज हमें वापस कर दे या फिर उन चीजों के दाम हमें अभी दे दे, फिर हम चले जाएंगे। मोहन चाचा सारी बातें समझ जाता है और फिर उन लोगों से कहता है, अच्छा भाई, मैं समझ गया।
तुम लोगों को तुम्हारी चीज वापस मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए इसे छोड़ दो। तुम लोग मुझे तो जानते ही हो ना, मेरे भरोसे पर इसे छोड़ दो। मैं वादा करता हूं तुम लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी चीज वापस जरूर मिलेगी। मेरे कहने पर एक बार इसे छोड़ दो। इसे कुछ समय तो दो ताकि तुम्हारी चीज वापस कर सके। ठीक है चाचा, हम तुम्हारी वजह से इसे छोड़ रहे हैं और इसे 2 दिन का समय देते हैं। अगर 2 दिन में हमें हमारी चीज वापस नहीं मिली तो फिर इसका फैसला पंचायत में होगा। चलो भाइयों। ऐसा कहकर वह लोग वहां से चले जाते हैं और मोहन चाचा शाम को अपने घर लेकर आता है। अरे श्याम बेटा, मुझे यह बताओ, तुम उन लोगों की बातों में कैसे फंस गए? तुम उन लोगों के पास रुके ही क्यों? तुम सीधा मेरे घर क्यों नहीं आए? चाचा जी, मैं तो आपके घर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में उन लोगों ने मुझे रोक लिया और अपनी बातों में फंसा लिया। और तो और ऊपर से सारे गांव वाले भी उनकी ही बात पर भरोसा कर रहे थे। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अगर आज आप बीच में नहीं आते तो क्या पता मेरे साथ क्या हो जाता। वह लोग तो मुझे मारने ही वाले थे। आपने मुझे बचा लिया चाचा जी। और चाचा जी, ये कैसा गांव है? यहाँ तो सारे लोग कितने अजीब अजीब हैं और इस गांव के लोग कितनी अजीब अजीब बातें करते हैं। बेटा, तुम नहीं जानते पर यह ठग नगरी है। यहाँ तुम जैसे सीधे साधे लोगों को अपनी बातों में उलझा कर लूटा जाता है और ऐसे ही ठग लिया जाता है। और यह काम इतनी सफाई से किया जाता है कि बाकी के लोग भी उन लोगों का ही समर्थन करते हैं। यह लोग अनजान लोग या फिर गांव में जो बाहर से लोग आते हैं, उन्हें तुरंत पहचान जाते हैं और फिर उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसा लेते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम सीधे मेरे घर आना। तुम रास्ते में रुके ही क्यों? चाचा जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे सीधे आपके घर आ जाना चाहिए था। वैसे मैं सीधे आपके घर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक आदमी मिला जिसका नाम छगन था। उसने मुझसे कहा कि इस गांव में गेहूं के दाम बहुत कम हैं, लेकिन वह छगन मेरा सारा अनाज लेने के लिए तैयार हो गया और उसके बदले मुझे गेहूं के वजन के बराबर कोई भी चीज़ देने का वादा किया है। क्या कहा तुमने? छगन? तुमने छगन से लिखित में सौदा भी कर लिया? तो क्या पागल हो क्या? अरे तुम्हें नहीं पता, यहाँ गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं। दुगने क्या, यहाँ तो 4 गुना से भी ज्यादा भाव चल रहा है। तुम तो तभी फंस गए थे। और तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? तुमने एक बार भी मुझसे मिलना या मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। तुमने बिना मुझसे पूछे सौदा ही क्यों किया? आप ये क्या बात कर रहे हैं चाचा जी? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया। मुझे लगा गेहूं के दाम इतने कम है और यहाँ तो कोई गेहूं भी नहीं खरीदेगा। उससे अच्छा मुझे लगा कि मुझे गेहूं के वज़न के बराबर मेरे मन मुताबिक कोई चीज़ दे रहे हैं। इसलिए मुझे यह सौदा ठीक लगा और उसने ही मुझसे कहा कि हम लिखित में सौदा कर लें। मुझे अब समझ में आया चाचा जी कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ताकि मैं अपनी बातों से मुकर ना जाऊं और उसे गेहूं बेच दूं। लेकिन अब मैं क्या करूं चाचा जी? मैं तो पूरी तरह से फंस गया हूं। शाम, यह लोग 2 दिन तक इंतजार करेंगे। उसके बाद ये सभी लोग पंचायत में जाएंगे। मेरे पास एक रास्ता है। तुम एक काम करो, तुम आज रात मेरे बताए गए जगह पर जाओ। तुम किसी कपड़े से अपना मुंह छुपा लेना। कहाँ जाना है चाचा जी? हमारे गांव के सभी ठग लोगों का एक मालिक है। वह एक बहुत बड़ा छटा हुआ बदमाश है। ये सभी लोग उसके कहने पर काम करते हैं। ये सभी लोगों को यह सिखाता है कि राहगीरों को और अनजान लोगों को बातों में कैसे फंसाया जाए और उनसे कैसे अच्छी खासी रकम वसूल की जाए। और तो और इन लोगों से कोई भूल चूक हो जाती है
तो वह खामी निकालकर उन्हें बताता है कि उन्हें कब क्या करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। यह सारे लोग उसके इशारे पर बोलते हैं और काम करते हैं, और यह रोज रात को उसके पास जाते हैं। तुम अपना मुंह छुपाकर उन लोगों के साथ वहां जाओगे। मुझे लगता है इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। तुम वहां जाकर ध्यान से सुनना कि यह लोग उसे क्या कहते हैं और उनका वह मालिक क्या जवाब देता है। शायद तुम्हें तुम्हारी मुसीबत का कोई हल मिल जाए। चाचा जी, मुझे डर लग रहा है, कहीं उन लोगों ने मुझे पहचान लिया तो। इसीलिए तो कह रहा हूं, तुम मुंह पर एक गमछा बांध कर जाना। तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। वैसे भी वहां कोई साधारण आदमी नहीं जाता। जो भी जाता है वह उनके ही आदमी होते हैं, तो कोई तुम पर शक नहीं करेगा। और वहां जाकर कुछ भी मत बोलना, बस चुपचाप उनकी बातें सुनना। ठीक है चाचा जी, मैं आज रात ही वहां जाऊंगा। और फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और श्याम मुंह पर गमछा बांधकर उस जगह पर जाता है जहां इस सारे लोगों का मालिक बैठा होता है और उनसे बात कर रहा होता है। श्याम बाहर से ही उनकी बातें सुनता है। तभी श्याम देखता कि वहां पर छगन और बाकी के 2 लोग भी मौजूद होते हैं। छगन उसके मालिक से कहता है, मालिक मालिक, मैंने आज बहुत अच्छा काम किया है। आप सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने आज बहुत बड़ा हाथ मारा है। आज हमारे गांव में एक बेवकूफ़ आया था जो गेहूं का सौदा करना चाहता था। मैंने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। मैंने उसे कहा कि हमारे गांव में गेहूं का दाम बहुत कम चल रहा है, और मैंने उसे लालच देकर उससे सारा गेहूं खरीद लिया। क्या बात कर रहे हो? यह तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे गांव में तो 4 गुना 8 गुना गेहूं के दाम चल रहे हैं। इससे हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। हम उस गेहूं को ऊंचे दाम में बेचेंगे। वैसे वह गेहूं कहाँ है? तुमने उससे खरीद तो लिए ना? और तुमने उसके बदले उसे क्या देने का वादा किया? मालिक, मैंने उसे कह दिया कि गेहूं के वजन के बराबर वह जो मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। अरे, तुम बेवकूफ हो गए हो क्या? तुमने उससे ऐसा वादा क्यों किया? गधे कहीं के। अब वह गेहूं के वजन के बराबर कुछ भी मांग सकता है, तो तुम कहां से ला कर दोगे? अरे मालिक, आप चिंता मत कीजिए। वह क्या ही मांगेगा। वह शक्ल से ही बेवकूफ दिख रहा था। अगर उसने तुम्हें गेहूं के वजन के बराबर पक्षियों के पंख मांग लिए तो तुम क्या करोगे? तुम जिंदगी भर उस गेहूं के वजन के बराबर पंख इकट्ठा नहीं कर सकते। तुम तो फंस जाओगे। अगर उसने ऐसा कुछ मांग लिया तो तुम अपने ही जाल में फंसकर रह जाओगे। अरे मालिक, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। आइंदा मैं सोच समझकर बात करूंगा। गलती हो गई मालिक, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मालिक, वह बेवकूफ है। उसके दिमाग में इतनी बड़ी बात आएगी ही नहीं। उसके पास आपके जितना दिमाग थोड़ी है। जो मुझे पक्षियों के पंख मांगेगा वो वैसा कुछ नहीं मांगेगा। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मालिक मालिक, मैंने उसी आदमी से अपनी अक्ल मांगी है। मैंने सबके सामने कहा कि उसने मेरी अक्ल चुराई है और मुझे वापस कर दे। वह तो यह सुन हक्का बक्का रह गया और बहुत डर गया था। मैंने उसे 2 दिन का समय दिया है। अगर 2 दिन में उसने मेरे अक्ल नहीं दी तो उसे मुझे पैसे देने होंगे। वह तो फंस कर रह गया। उसके पास अब कोई इलाज नहीं है। उसे पैसे देने ही होंगे। मैंने बहुत अच्छा काम किया ना मालिक? आपको मेरी तरकीब कैसी लगी? बेवकूफ कहीं के। तुम्हें क्या चोरी का इल्जाम लगाने के लिए अक्ल ही मिली थी? अगर उस आदमी ने कह दिया कि तुम्हारे पास अक्ल नहीं होती तो तुम ये बात कभी कह ही नहीं पाते। तुम क्या जवाब दोगे? क्योंकि बिना अक्ल के आदमी ऐसी बातें कर ही नहीं सकता कि उसके पास अक्ल नहीं। अरे हाँ मालिक, मैंने तो ये सोचा ही नहीं।
मैंने तो सोचा अकल की चोरी का इल्जाम लगाकर मैं उससे पैसे ऐंठ लूंगा, लेकिन मालिक मुझे नहीं लगता कि उसके दिमाग में यह बात आएगी। वह तो पूरी तरह से डरा हुआ था। मुझे लगता है वह मुझे पैसे दे ही देगा। मालिक, मैं इन दोनों बेवकूफ जैसे बातें नहीं की है। मैंने तो ऐसा फंसाया है कि उसे मुझे इस बात के बदले पैसे देने ही होंगे। अच्छा, तुमने ऐसा कौन सा बड़ा तीर मारा है? जरा मुझे भी बताओ। तुमने उससे क्या कहा और किस बात की चोरी का इल्जाम लगाया? मैंने तो ऐसा इल्जाम लगाया है मालिक, जो आप सोच भी नहीं सकते। यह सुनकर तो वह पगला गया था। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह चीज तो वो मुझे कभी नहीं दे सकता। उसके बदले तो उसे मुझे पैसे देने ही होंगे, क्योंकि वो शाम चाहे वह कुछ भी कर ले, उसे हार माननी ही होगी। अरे बेवकूफ, उल्लू के पट्टे, ये तो बताओ कि तुमने आखिर उसे कहा क्या? मालिक, मैंने उस पर मेरे लोहे का कुर्ता चुराने का इल्जाम लगाया और उससे कहा कि मेरे लोहे का कुर्ता वापस करो। अब आप ही सोचिए मालिक, वो भला लोहे का कुर्ता कहां से लेकर आएगा? उसके बदले तो उसे पैसे ही देने होंगे। सबसे बड़ा बेवकूफ तो मुझे तू ही लग रहा है। बेवकूफ कहीं का। अगर उसने तुझसे यह कह दिया कि वो तुझे लोहे का कुर्ता देने के लिए तैयार है, बदले में तू उसे लोहे की सुई और लोहे का धागा लाकर दे और उस लोहे के धागे से कुर्ता सिलकर वो तुझे कुर्ता दे देगा, तो क्या करेगा? अरे मालिक, मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा। भला लोहे का धागा कहीं हो सकता है? यह तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तुम सब के सब बेवकूफ। तुम्हें मैं रोज कितना कुछ सिखाता हूं, फिर भी तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आते। कोई न कोई चुप कर ही देते हो। तुम सारे मिलकर मेरा नाम मिट्टी में मिला रहे हो। मालिक, आप चिंता मत कीजिए। उसके दिमाग में यह सारी बातें आ ही नहीं सकती। मेरा मतलब, उसके पास आपके जितना दिमाग थोड़ी है। आप चिंता मत कीजिए। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसे पैसे देने ही होंगे। श्याम ये सारी बातें बाहर से ही चुपचाप सुन रहा होता है और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और वापस जाकर चाचा जी को सारी बातें बताता है। चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज मुझे वहाँ नहीं भेजते तो मुझे इतनी सारी बातें पता ही नहीं चलती, और ये सारी बात तो मेरे दिमाग में कभी आती ही नहीं। मैं तो फंस कर रह जाता और पता नहीं उन सब की चीज़ों के बदले क्या क्या देना पड़ता। मैं तो बर्बाद हो जाता चाचा जी, क्योंकि वह लोग तो मुझे ऐसे नहीं छोड़ते। लेकिन अब मुझे उन सारी चीज़ों का समाधान मिल चुका है। अब मैं देखता हूँ वह लोग मुझे कैसे ठग पाते हैं। उनको उन्हीं के जाल में ना फंसाया तो मेरा भी नाम श्याम नहीं। फिर अगले ही दिन इस बात पर पंचायत बिठाई जाती है। तीनों लोग सरपंच से श्याम के बारे में बात करते हैं। सरपंच श्याम से कहता है, क्यों भाई श्याम, तुमने लिखित में सौदा कर कर भी छगन को अभी तक अनाज क्यों नहीं दिया? सरपंच जी, लिखित में जो सौदा हुआ था उसके मुताबिक मेरे अनाज का जितना वजन है उसके बराबर में जो कुछ भी चीज मैं मांगू वह छगन को देनी होगी। छगन मुझे मेरे गेहूं के वजन के बराबर वह चीज मुझे लाकर दे दे तो फिर मैं उसे सारा अनाज देने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे गेहूं के वजन के बराबर पक्षियों के पंख मिले, फिर मैं अनाज बेचने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर छगन को धक्का लगता है। छगन मन ही मन सोचता है, अरे यह क्या? इसने तो वही बोल दिया जो मालिक ने कहा था। अब मैं क्या करूं? इतने सारे पंख कहां से लाऊंगा? सरपंच छगन से कहता है, बोलो छगन, श्याम तो सौदा करने के लिए तैयार है, फिर तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? वह जो मांग रहा है उसे दे दो। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं इसे इतने सारे पंख नहीं दे सकता। मैं जिंदगी भर भी पंख इकट्ठा करूं, फिर भी इतने सारे पंख जो गेहूं के वजन के बराबर हो, यह मुमकिन ही नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई सौदा नहीं करना।
मैं अपना सौदा वापस लेता हूँ। छगन, यह सरासर बेईमानी है। तुम अपने सौदे से मुकर नहीं सकते। अगर तुम पंख नहीं दे सकते तो तुम्हारी सजा यह है कि तुम शाम को उसके गेहूं के 8 गुना दाम दोगे, क्योंकि तुमने धोखाधड़ी की है, उसे लूटने की कोशिश की है, और अब तुम अपने ही जाल में खुद फंस चुके हो। पंचायत का यही फैसला है कि तुम्हें शाम को 8 गुना रकम देनी होगी। फिर दूसरा आदमी बोल पड़ता है, सरपंच जी, इसने मेरी अकल चुराई है और इसमें मुझे वापस करने का वादा किया था, अभी तक नहीं की है। आप इसे कहिए कि मेरी अकल मुझे वापस कर दे। तभी श्याम बोलता है, सरपंच जी, आप ही सोचिए, अगर मैंने इसकी अकल चुराई होती और इसके पास अकल ना होती तो क्या यह यहाँ पर बोल पाता? इसके दिमाग में तो ये बात ही नहीं आती कि इसके पास अकल नहीं है। अगर इसके दिमाग में ये बात आई है, इसका मतलब इसके पास पहले से ही अक्ल है, क्योंकि बिना अक्ल वाला आदमी अकल की बातें नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह जाता है और सरपंच जी कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ए लड़के, अगर तुम्हारे पास अक्ल नहीं होती तो तुम्हारे दिमाग में यह बात आती ही नहीं। इसका मतलब तुम्हारी अक्ल तुम्हारे पास है, उसे चुराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें भी इस बात की सजा जरूर मिलेगी। फिर तीसरा आदमी बोलता है, सरपंच जी, इस आदमी ने मेरे लोहे का कुर्ता चुराया है, जो अभी तक वापस नहीं किया। आप इसे कहिए कि मेरे लोहे का कुर्ता मुझे वापस करें या फिर मुझे उसकी कीमत दे। अरे भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लोहे का कुर्ता वापस करने के लिए तैयार हूँ। बदले में तुम मुझे लोहे की सुई और लोहे का धागा लाकर दो, क्योंकि लोहे का कुर्ता लोहे की सुई और लोहे के धागे से ही बन सकता है। तुम मुझे लाकर दे दो तो मैं उस लोहे के धागे सिलकर तुम्हें कुर्ता दे दूंगा। ये बातें सुनकर वह आदमी भी चकरा जाता है। मन ही मन सोचता है, हमने तो इसे बेवकूफ समझा था, इसने तो हम तीनों को ही ठग लिया। मालिक ने इन तीनों बातों का जो हल बताया था, इसने तो सारी बातें बता दी। इसने तो हमें ही बेवकूफ बना दिया। क्या सोच रहे हो? श्याम जो कह रहा है उसे ला कर दो, तो तुम्हें तुम्हारे लोहे का कुर्ता भी मिल जाएगा। माफ करना सरपंच जी, मैं लोहे का धागा नहीं ला सकता। भला लोहे का धागा भी मिल सकता है भला? ये कुछ भी बोले जा रहा है। अगर लोहे का धागा नहीं मिल सकता तो लोहे का कुर्ता बना कैसे? तुम्हारे पास लोहे का कुर्ता आया कहाँ से? वो आदमी सर झुकाए चुपचाप खड़ा होता है। सरपंच बोलता है, तुम्हें भी इस बात की सजा जरूर मिलेगी। तुमने एक भोले भाले आदमी को फंसाया है, उसे जानबूझकर इतना सताया है। तुम तीनों को इस गांव से बाहर निकाला जाता है। अगर आइंदा इस गांव में दिखे तो याद रखना, तुम तीनों की खैर नहीं। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे गांव का नाम खराब हो रहा है। तुम्हें इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। श्याम ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर शाम को उसके गेहूं के 8 गुना दाम मिल जाते हैं। श्याम घर जाकर गौरी को सारी बातें बताता है। श्याम और गौरी इतने सारे पैसे पाकर बहुत खुश हो जाते हैं।